हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ आंसर ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अबाउट द एड्स के बारे में। गाइस, एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिजीज। कम्युनिकेबल मींस क्या होता है गाइस? कम्युनिकेबल मींस होता है ऐसे डिजीज जो किसी और के पर्सन के मदद से हमें हो जाती है। ओके, तो उसी हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। अब दूसरी चीज ये होती है गाइस कि जो एड्स होते हैं ये हम सभी को पता है दैट इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, लेकिन वेरी फ्यू ऑफ द पीपल नोज दैट एड्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो एड्स का जो ओरिजिन हुआ था गाइस वो हो गया था 1920 में। 1920 में हुआ कहां था? ये हुआ था सब सहारियन अफ्रीकन पीपल्स के अंदर में। कैसे हुआ था गाइस? बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि एड्स जो हुआ था वो हुआ था कि जब मैन ने मंकी के साथ में सेक्स किया था, या फिर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि मैन ने पिग के साथ सेक्स किया था। आई वुड से दैट दीज आर ऑल द सेंसलेस थिंग्स गाइस। असली वजह ये थी कि मैन ने चिंपैंजी तो रहते थे उनका क्या किया था? शिकार किया था। और जो चिंपैंजीज थे वो एक वायरस को कैरी करते थे जिसे हम कहते थे क्या? एसआईवी वायरस। एसआईवी वायरस मीन साइमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो जब उस सब सहारियन अफ्रीकन पीपल ने उस चिंपैंजी का क्या किया? शिकार किया जिसके अंदर में वो एसआईवी वायरस था। तो हुआ क्या, जब उन्होंने उसे खाया तो हुआ क्या कि वो वायरस उनके अंदर में भी चला गया। और वो एसआईवी वायरस ने क्या किया? म्यूटेशन किया, उसका खुद का म्यूटेशन हुआ, जिस वजह से वो एसआईवी वायरस किस में कन्वर्ट हो गया गाइस? वो कन्वर्ट हो गया एचआईवी वायरस में। और इस तरह से क्या हुआ था? एचआईवी वायरस पाया गया था, लेकिन उसे अभी तक के आइडेंटिफाइड किया गया नहीं था। बट इन ईयर 1980 सबसे पहला एचआईवी वायरस आइडेंटिफाइड किया गया था, और इन ईयर 1981 से ये वायरस पूरी दुनिया में फैलते गया फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले यह वायरस आइडेंटिफाइड किया गया था इन ईयर 1981, और इन ईयर 1986 इंडिया में ये सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया गया था इन तमिलनाडु। सो इस तरह से क्या हुआ था गाइस? इस एचआईवी वायरस का ओरिजिन हुआ था। अभी यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है गाइस? कि दिस इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एचआईवी वायरस। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस में जो आउटर कोट दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, इट इज नथिंग बट व्हाट? अ लिपिड कोट। एंड दिस लिपिड कोट इज अ स्टोलन कोट। स्टोलन बोले तो कैसा गाइस कि यहां पर ये जो कोट होता है ये एक्वायर किया जाता है किससे? होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। मतलब जिस सेल के अंदर में ये वायरस जाता है उसी सेल के मेम्ब्रेन से ये अपने लिपिड की कोट बनाता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज दिखाई देती है आपको वो क्या दिखाई देती है कि इस लिपिड कोट के पास में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है GP120 विच इज ऑफ ऑरेंज नियॉन कलर, एंड GP41 विच इज यू कैन सी ऑफ अ ग्रीन कलर। ये जो GP20 होता है ये क्या करता है? ये इनिशियल बाइंडिंग करता है विद द सेल सरफेस रिसेप्टर, और GP41 क्या करता है? ये फाइनल बाइंडिंग करवाता है विद द सेल मेम्ब्रेन के साथ में। ओके, अब नेक्स्ट चीज आपको क्या दिखाई देती है? इसी के अंदर में ये जो ब्लू कलर की चीज है इसे हम क्या कहते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं क्या? इनर कोर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इनर कोर। और इनर कोर के अंदर में आपको क्या दिखाई देता है? दैट देयर इज अ कवरिंग नोन एज अ कैप्सिड। इसे क्या कहते हैं? कैप्सिड। और ये कैप्सिड के अंदर में गाइस क्या दिखाई देता है आपको? देयर आर सम एंजाइम्स एंड टू पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड, टू पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये है गाइस क्या? टू पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, देयर आर टू पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उसके बाद में यहां पर जो दिखाई दे रहा है आपको, हम सजेस्ट करते हैं दैट दिस ग्रीन कलर इट इज नथिंग बट एन एंजाइम नोन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है जो ब्लैक कलर का है गाइस उसे हम क्या कहेंगे? इट इज इन्वर्टेज एंजाइम। ओके, सो इट इज इन्वर्टेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट है रेड कलर का, इसका नाम है क्या गाइस? इसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। ओके, अब यहां पर गाइस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है कि ये जो आरएनए, इस आरएनए को कन्वर्ट करना है उसे किसमें? डीएनए में। वही इन्वर्टेज का काम क्या होता है कि जब ये आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इन्वर्टेज क्या करेगा? उसको क्या करेगा? काटेगा फ्रॉम 3' एंड, और फिर उस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ में बाइंड करवाएगा। ओके, और नेक्स्ट होता है गाइस क्या? प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा? जब ये जो डीएनए बन गया, वायरल डीएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो उसकी प्रोटीन्स को वो क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और आगे चल के वो प्रोटीन क्या करेंगे? फिर से इसी सेम स्ट्रक्चर को बनाने का काम करेंगे। ओके, सो ये था क्या गाइस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, जहां पर आपको आउटर में क्या दिखाई देती है? लिपिड कोड विच इज द स्टोलन लिपिड कोड। स्टोलन लिपिड कोड क्यों कहा गया है इसे? बिकॉज ये लिपिड कोड किससे बनी है? सेल जो होस्ट सेल था जिसके अंदर में ये वायरस गया था उसी सेल मेम्ब्रेन से ये लिपिड कोड बनाया गया है।
फिर नेक्स्ट आते हैं कुछ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच इज GP120 व्हिच इज अ इनिशियल रिसेप्टर व्हिच हेल्प्स इन द इनिशियल बाइंडिंग विद द सेल सरफेस रिसेप्टर एंड GP41 व्हिच हेल्प्स इन द फाइनल बाइंडिंग ऑफ दिस RNA of this HIV virus with the cell membrane of the होस्ट सेल। ओके, फिर उसके बाद में जो इनर में दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर कोर। और इस इनर कोर के अंदर में आपको क्या दिखाई देता है, कैप्सिड। कैप्सिड मतलब एक कवरिंग, और उस कैप्सिड के अंदर में क्या दिखाई देता है आपको, वायरस का आरएनए व्हिच इज 2 पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। ध्यान में कैसे रखेंगे, RIP, रेस्ट इन पीस। ओके, सो R से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, I से इन्वर्टेज एंजाइम और P से प्रोटीएज एंजाइम। ओके, सो ये क्या था गाइस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस। अभी हम बात करते हैं HIV वायरस के लाइफ साइकिल के बारे में, मतलब ये HIV वायरस किस तरह से हमारे सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी बात करते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन HIV वायरस। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है HIV वायरस। और ये क्या है गाइस, ये है वो सेल जिसके अंदर में ये HIV वायरस अभी अटैक करने वाला है। ओके, सो हम यहाँ पर अभी लेबल कर देते हैं। सबसे पहले तो दिस इज व्हाट अवर HIV वायरस, और मैं यहाँ पर सारे एंजाइम्स का नाम लिख देता हूँ, जैसे आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। और अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, सो अभी ये है क्या गाइस, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ होस्ट सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो HIV का वायरस होता है गाइस, ये पर्टिकुलरली आपके CD4 सेल, CD4 सेल्स मींस आपके टी हेल्पर सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, ऐसे सेल्स पे मोस्टली अटैक करने का काम करता है। तो जैसे ये अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि दिस इज व्हाट अवर टी सेल, ओके, अवर टी हेल्पर सेल। ओके, सो यहाँ पर ये अटैक करता है। तो होता क्या है कि ये जो टी सेल्स रहते हैं इनके पास में एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है, और इसी रिसेप्टर पर आकर ये HIV का वायरस बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है, उसके GP120 मींस ग्लाइकोप्रोटीन 120 व्हिच इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, उससे ये आकर इसको बाइंड करता है। और जैसे ही ये इसको बाइंड करता है, ये जो वायरस होता है गाइस, ये और इस जो सेल मेम्ब्रेन है उसके और क्लोज आ जाता है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो वायरस है ये और सेल मेम्ब्रेन के क्लोज आ गया है। अब जो नेक्स्ट जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होता है व्हिच इज GP41, वो क्या करता है, इस HIV वायरस को सेल मेम्ब्रेन के और करीब लेके जाता है। मींस ये HIV वायरस पूरी तरह से सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और जब ये अटैच हो जाता है, बाइंड हो जाता है, तो वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें होगा क्या कि उसके अंदर में जितना भी इनर कोर और कैप्सिड और RNA और एंजाइम्स थे, वो कहां चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में चले जाते हैं। और वो कुछ इस तरीके से अपने शेप को बना लेता है अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन। ओके, मींस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा HIV वायरस का जो लिपिड कोड है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ में पूरी तरह से बाइंड हो गया है। अब क्या होगा कि ये जो इनर मटेरियल ऑफ द HIV वायरस है वो साइटोप्लाज्म में आता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर में जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इसके इनर कोर को भी पूरी तरह से डिसॉल्व कर लेते हैं। फिर इनर कोर जब डिसॉल्व हो जाता है तो उसके कैप्सिड को भी पूरी तरह से डिसॉल्व कर लिया जाता है। और कैप्सिड डिसॉल्व होने के बाद में बच क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम। तो यहाँ पर ये सारे एंजाइम्स बच गए। अब होगा क्या कि ये जो RNA है गाइस, इसका क्या होगा, इसका कन्वर्जन होगा किसमें, DNA में। आपने सेंट्रल डोग्मा के बारे में सुना होगा। इस सेंट्रल डोग्मा में हम क्या करते हैं, हम DNA से RNA बनाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, RNA से DNA बनाया जाएगा। किसका DNA बनाया जाएगा, उस HIV का DNA बनाया जाएगा मींस वायरल DNA बनाया जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, ये होता है क्या गाइस, RNA, इस RNA के ऊपर में एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ये क्या करता है, अपना फंक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से क्या होता है कि ये जो RNA रहता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में। ओके, सो यहां पर क्या मिल गया हमको अभी, वायरल DNA विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। लेकिन हमें क्या चाहिए रहता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA के लिए फिर यहां पर एक और एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं क्या, DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डबल स्ट्रैंडेड DNA में। तो ये क्या बन गया अभी, डबल स्ट्रैंडेड DNA। बट द DNA विच इज फॉर्म्ड इज ऑफ वायरस, तो इसे हम क्या कहेंगे, वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब जैसे ये वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया है गाइस, तो अब कौन सा एंजाइम आएगा, ये इन्वर्टेज एंजाइम आएगा।
ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए को लेकर जाएगा कहा, न्यूक्लियस के अंदर में। अभी जितना भी प्रोसेस हुआ गाइस, ये क्या हुआ, न्यूक्लियस के बाहर में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जैसे ही वायरल डीएनए बन जाएगा, इस वायरल डीएनए को इन्वर्टेज एंजाइम क्या कर लेगा, न्यूक्लियस के अंदर में लेके जाएगा। और ये इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, पहले इस वायरल डीएनए को 3' एंड से कट करेगा और फिर उसको जाकर पेस्ट कर देगा किसमें, होस्ट के डीएनए के साथ में। यहां पर दिखाई दे रहा है ये जो ब्लू कलर का है गाइस, ये है होस्ट का डीएनए, और ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका डीएनए है, ये है किसका, वायरस का डीएनए। और ये वायरल डीएनए और होस्ट का डीएनए क्या कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट द इन्फेक्शियस स्टेज। मतलब यहां पर अब वो पर्सन को लाइफ टाइम के लिए एचआईवी का इंफेक्शन हो जाता है और वो कभी भी अब एचआईवी से वो फ्री नहीं हो सकता है। तो इस तरह से होता क्या है कि वायरस का डीएनए हमारे सेल के डीएनए, हमारे न्यूक्लियस को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है, पूरी तरह से एक्वायर कर लेता है। गाइस होता क्या है कि एचआईवी का जो वायरस है उसकी ये ब्यूटी है, लेकिन हमारे सेल के लिए इट इज वेरी वेरी स्नीकी, वेरी वेरी डेंजरस, बिकॉज ये हमारे डायरेक्ट जेनेटिक मटेरियल के साथ में कंबाइन होकर क्या कर लेता है, फंक्शन शो करता है। फिर क्या होगा गाइस कि ये जो वायरस का डीएनए ये क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस मींस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका, वायरल आरएनए मींस एमआरएनए बन गया। एमआरएनए बन जाएगा तो अब ये एमआरएनए क्या आता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, और वो क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है विच इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में क्या होता है, राइबोसोम, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करेगा, हमारे राइबोसोम को देखेगा। यहाँ पर अभी हम एक राइबोसोम बना लेते हैं, तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम के साथ में ये एमआरएनए कंबाइन हो जाएगा और क्या करेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, सो यहां पर क्या बनेगा, अब प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन में क्या बन जाएगा, यहाँ पर सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो यहाँ पर हम प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ये सारे क्या बन गए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब क्या होता है गाइस कि ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें कट करना पड़ता है, इन्हें काटना पड़ता है। तो इनको काटने के लिए कौन सा एंजाइम है, सिर्फ और सिर्फ अब एक ही एंजाइम बचा है, वो क्या होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, जिसने यहाँ पर काम किया आरएनए से डीएनए में बनाने में। इन्वर्टेज का काम हो गया, जिसने क्या किया, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर में ले जाकर हमारे डीएनए के साथ में बाइंड करवाया। और अब प्रोटीएज क्या करता है कि ये जो प्रोटीन्स बने हैं इनको क्या करता है, कट करता है। तो ये यहाँ पर प्रोटीन्स क्या हो गए, कट हो गए। ये प्रोटीन सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। और ये प्रोटीन्स कहां पर जाते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन के पास में। मतलब किसके सेल मेम्ब्रेन के पास में, होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के पास में। और यही सारे प्रोटीन्स क्या करते हैं, आगे चल के ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर वायरल आरएनए भी बन जाता है, और यही प्रोटीन क्या करते हैं, इस इनर कोर को बनाते हैं। ये इनर कोर बन जाता है। ओके, यहां पर कैप्सिड बन जाता है, ये कैप्सिड बन गया। और यहां पर ये वायरल आरएनए, और यहां पर ये सारे एंजाइम्स भी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन्स। ओके, सो इस तरह से क्या होता है, एक नया वायरस बन जाता है विच इज नथिंग बट द एचआईवी वायरस। अब क्या होता है कि ये जो होस्ट का सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट कर लेता है एक नए वायरस में। और इस तरह से क्या होता है गाइस, एक नया एचआईवी वायरस बनता है। अब ये एचआईवी वायरस क्या करता है, दूसरे सेल पर जाकर अटैक करता है, दूसरे टी सेल पर जाकर अटैक करता है और उसे भी पूरी तरह से डैमेज कर देता है। तो इस तरह से होता है क्या है गाइस कि एक एक करके ये वायरस अपनी कॉपीज बनाते जाता है और दूसरे सेल्स को डैमेज करते जाता है। एक और बार देखते हैं इसने अपनी कॉपीज कैसे बनाया। क्या हुआ कि एचआईवी वायरस ने सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर था उसके साथ बाइंड किया, उसके साथ जैसे ही बाइंड किया उसने, तो हुआ क्या कि वो और ज्यादा उस सेल मेम्ब्रेन के क्लोज आ गया। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के क्लोज आ गया, वो पूरी तरह से बाइंड कर लेता है उस सेल मेम्ब्रेन के साथ में कुछ इस तरीके से। फिर उसके अंदर में जितना भी मटेरियल है वो बाहर आ जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनसाइड द साइटोप्लाज्म में उसका जो आउटर कोर रहता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। फिर कैप्सिड पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और बच क्या जाता है, 2 पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए, इन्वर्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। अब ये आरएनए का कन्वर्जन किसमें होता है, डीएनए में। तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज वायरल डीएनए बन जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, उसको लेकर जाता है कहां, न्यूक्लियस के अंदर में, और उसको बाइंड करवाता है हमारे
डीएनए के साथ में, मीन्स होस्ट के डीएनए के साथ में वायरस के डीएनए को पूरी तरह से अटैच कर देता है, जिससे होता क्या है कि पर्सन जो होता है लाइफ टाइम के लिए एचआईवी से इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर क्या होगा कि ये जो वायरल डीएनए रहता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन से वो एमआरएनए बनाता है और वायरल आरएनए बनाता है। फिर ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और हमारे राइबोसोम के साथ में क्या कर लेता है, ट्रांसलेशन करता है, जिससे क्या बनाता है, वो सारे प्रोटीन्स बनाते हैं, विच आर नथिंग बट द वायरल प्रोटीन। और अब ये वायरल प्रोटीन क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें कैप्सिड्स में, आउटर कोर में, आरएनए में, एज वेल एज इन्वर्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंड प्रोटीएज एंजाइम, इन सारे एंजाइम्स में ये कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से क्या होता है, एक नया एचआईवी का वायरस पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है। तो यही था गाइस क्या अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी वायरस। अभी गाइस एक चीज ध्यान में रखनी कि एचआईवी का जो वायरस रहता है वो क्या करता है, आपके मैक्रोफेजेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके टी हेल्पर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन गाइस एक चीज ध्यान में रखना है कि मैक्रोफेजेस को ये पहले डिस्ट्रॉय करता है और टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में इसको बहुत वक्त लग जाता है, अप टू 6 months to 10 years तक लग जाते हैं। इसीलिए तो गाइस हम कहते हैं कि एचआईवी के सिम्टम्स पूरी तरह से दिखने के लिए 10 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये क्या करता है, हमारे टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारे टी हेल्पर सेल्स का काम क्या है कि ये दूसरे टी सेल्स को क्या कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जैसे टी किलर सेल, मेमोरी सेल, सप्रेसर सेल्स, इनको बुलाने का काम टी हेल्पर सेल करता है और फिर ये सारे सेल्स क्या करते हैं, उस इंफेक्शन के खिलाफ में लड़ते हैं। लेकिन ये वायरस क्या करता है, हमारे टी हेल्पर सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो टी हेल्पर सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो बाकी के सेल्स आ पाएंगे क्या, नहीं, और बाकी के सेल्स अगर नहीं आ पाएंगे तो वो कोई भी इंफेक्शन से लड़ नहीं पाएंगे, जिस वजह से होता क्या है कि एचआईवी में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एड्स में। मींस जब एचआईवी का वायरस पूरी तरह से हमारे इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो होता क्या है कि इट लीड्स टू नथिंग बट द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मींस इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से वीक हो जाता है, विच इज व्हाई आवर इम्यून सेल्स आर अनेबल टू आइडेंटिफाई एनी इंफेक्शियस कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स, जिस वजह से इंसान को एक के बाद एक डिजीजेस होते जाती है। तो यही था गाइस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। अभी हम देखते हैं हाउ एचआईवी कैन बी ट्रांसमिट। सो गाइस अभी आप सभी ने देख लिया है कि किस तरह से एचआईवी का जो वायरस होता है वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमारे टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और किस तरह से वो अपने आप को बढ़ाने का काम करता है इनसाइड आवर ओन सेल्स। ओके, लेकिन अभी हम देखेंगे कि किस तरह से एचआईवी का वायरस हमारे अंदर में ट्रांसफर हो सकता है। तो सबसे पहले होता है गाइस अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट। अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट मींस क्या, इफ अ पर्सन इज हैविंग वजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स और एनल सेक्स एंड इफ he is not using proper protection such as condom, so क्या हो सकता है कि उसके अंदर में एचआईवी का वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस ब्लड से कैसे ट्रांसफर होता है गाइस, कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफर किया गया और जिसने ट्रांसफर किया है ब्लड वो था एचआईवी पॉजिटिव, तो होगा क्या कि उसके ब्लड के साथ में वो एचआईवी के वायरस भी उस हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि उसको भी एचआईवी हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है गाइस फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड। मदर टू द चाइल्ड कैसे होता है, अभी आपने कई बार सुना होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा हो गया वो एचआईवी पॉजिटिव निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज गाइस जो मदर होती है उससे एचआईवी होता है और वो उसे एड्स भी होता है। ओके, मींस शी इज एचआईवी पॉजिटिव एंड शी हैज अ एड्स। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर में जो बेबी है, वो उसके अंदर में जो फीटस है उसके अंदर में उसी मदर का ब्लड ट्रांसफर होते रहता है वाया द प्लेसेंटा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस प्लेसेंटा, बिकॉज मदर का ही ब्लड किसको जाता है, बेबी को जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। सो मदर के ब्लड के अंदर में क्या प्रेजेंट है गाइस, एचआईवी का वायरस, और वही एचआईवी का वायरस मदर के ब्लड के साथ में किसके अंदर में चले जाता है, फीटस के अंदर में चले जाता है, जिस वजह से जो फीटस हो जाता है वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है इट इज सेड दैट द चाइल्ड इज एचआईवी पॉजिटिव। ओके, फिर उसके बाद आता है गाइस अदर मेथड्स विच आर रेयर मेथड, मतलब जिनसे बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जिनसे एचआईवी का वायरस ट्रांसफर हो सकता है। तो पहला होता है एक्सीडेंटल नीडल इंजरी। एक्सीडेंटल नीडल इंजरी में ये होता क्या है गाइस कि फॉर एग्जांपल किसी ऐसे पर्सन को इंजेक्शन दी गई हो जो एचआईवी पॉजिटिव, और वही सेम इंजेक्शन, वही सेम नीडल किसी और दूसरे पर्सन को भी दी जा रही हो, तो होगा क्या कि उसको भी एचआईवी वायरस हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है करके, तो इट इज नेग्लिजिबल।
उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है गाइस कि फॉर एग्जांपल सीमेन स्पर्म ट्रांसफर आपने सुना होगा, अगर किसी पर्सन का सीमेन लिया गया और वो पर्सन था एचआईवी पॉजिटिव और उसी सेम पर्सन के सीमेन उसी सेम पर्सन के स्पर्म्स को किसी और के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है, किसी और फीमेल के अंदर में ट्रांसफर किया जाता है, तो होगा क्या, वो फीमेल भी क्या हो जाएगी, एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन को किडनी चाहिए और जिसने किडनी दिया वो था एचआईवी पॉजिटिव, तो ऑफकोर्स सी बात है उसके ऑर्गन्स तो अफेक्टेड रहेगी एचआईवी वायरस से, तो होगा क्या कि वो किडनी जब किसी हेल्दी पर्सन के अंदर में ट्रांसफर की जाएंगी तो उसको भी क्या हो जाएगा, एचआईवी वायरस उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा एंड ही और शी कैन बी एचआईवी पॉजिटिव। ओके, तो ये थे गाइस क्या, हाउ एचआईवी वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड। अब एचआईवी वायरस कहाँ पर मिल सकता है, तो वो होते हैं टीयर्स, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क एंड वजाइनल सेक्रेशन एज वेल एज इनसाइड द सीमेन। ओके, नेक्स्ट आता है गाइस कि एचआईवी का जो वायरस है वो किन चीजों से फैलता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शंस होते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर नॉर्मली आप अगर उस पर्सन से हैंडशेक कर लो तो एचआईवी का वायरस फैल जाता है, अगर आप उसके साथ बैठ के खाना खाओ तो एचआईवी का वायरस फैल जाता है। इट इज ऑल थिंग आर नॉट रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ वायरस। ओके, वो सिर्फ कोरोना वायरस में होता है कि अगर हम उसके साथ बैठते हैं तो आपको ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इस वायरस के लिए ये सारी बिल्कुल भी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती। अब उसमें क्या होता है कि एचआईवी वायरस कैन नॉट बी स्प्रेड बाय हगिंग, मॉस्किटो बाइट, हैंडशेक, ईटिंग, क्लोथ शेयरिंग एक्सेट्रा। बहुत से लोगों को सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है कि क्या मॉस्किटो बाइट से होता है क्या। गाइस बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगर किसी मॉस्किटो ने किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को काटा और वही सेम मॉस्किटो अगर आपको आके काटता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एचआईवी का वायरस आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो ब्लड को सक करता है, ब्लड को आपके अंदर में इंजेक्ट नहीं करता। ये चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो यही चीज होती है गाइस अबाउट हाउ द एचआईवी वायरस इज ट्रांसमिटेड। ओके, अभी इसके बाद हम देखेंगे क्या अबाउट द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड उसके सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू। सो अभी गाइस हम बात करते हैं अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एचआईवी के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है गाइस वो आता है इनिशियल इन्फेक्शन विद द वायरस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच टेक्स अबाउट 2 to 8 वीक्स। मतलब यहाँ पर जैसे ही उस वायरस के साथ इन्फेक्शन होता है तो वहां पर हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसके लिए 2 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स। एंड गाइस यही वो स्टेज है कि अगर उस पर्सन ने अपने आप को चेक करवाया है या उसे ऐसा लगता है कि ही और शी कैन हैव एड्स, तो वो पर्सन ने अपने आप को चेक करवाना चाहिए। देयर आर सम टेस्ट्स नोन एज वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलिसा, उनसे टेस्ट करवा लेना चाहिए उसमें, जिससे क्या होगा कि आगे चल के उसको कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे मेडिसिन दी जाएंगी जिससे ये जो आगे के जो सिम्टम्स है वो उसको ना हो करके। ओके, लेकिन इन इनिशियल स्टेज विच इज अप टू 2 to 8 वीक, मतलब 2 महीनों के अंदर अंदर ही उसने ये सारी चीजें करवा लेनी चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है गाइस असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है गाइस जहां पर आपको बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, और ये कितने दिनों तक चलता है, ये चलता है आपको 6 मंथ to 10 ईयर्स। इसीलिए तो कहा जाता है कि 10 साल तक एड्स के कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। ओके, सो ये वही स्टेज होती है विच इज नथिंग बट द असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। ओके, फिर नेक्स्ट आता है गाइस एड रिलेटेड कॉम्प्लेक्स मींस ARC। ओके, यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ फॉलोइंग सिम्टम्स नजर आते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग थ्रू हैव एड्स डिजीज बिकॉज ऑफ दैट एचआईवी वायरस। सो उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा दिनों तक अगर उसको फीवर है तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन इज कैन हैव एड्स। लेकिन उसके लिए टेस्ट होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन से टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद फटीग, अनएक्सप्लेन डायरिया, मतलब उसको दस्त होते रहेगा और बता भी नहीं सकती कि किस वजह से उसको दस्त हो रहा है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। नाइट स्वेटिंग, रात में बहुत ज्यादा पसीना आएगा। लॉस ऑफ बॉडी वेट मींस लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब उसको भूख ही नहीं लगी। अब भूख नहीं लगेगी तो आपको सी बात है उसका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होने की वजह से होता है कि बॉडी का 10% वेट, मतलब गाइस इन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन उसके बॉडी का 10% जो वेट होता है वो कम हो जाता है, और इसीलिए हम एड्स को कहते हैं क्या, दैट इट इज नथिंग बट द स्लिम डिजीज। ओके, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट है गाइस की एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ये है गाइस इनिशियल स्टेज जहां पर हम बहुत सी चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये है एंड स्टेज जहां पर एचआईवी वायरस से हो जाता है क्या, एड्स। देखिए गाइस, एचआईवी इज अ वायरस ड्यू टू विच एड्स डिजीज इज डन।
ओके अब यहाँ पर होता क्या है कि एड्स मीन्स व्हाट, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब आपने उस चीज को हासिल किया, आपने उस चीज को एक्वायर किया है। ओके ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो एड्स इज द एंड स्टेज ऑफ द HIV इन्फेक्शन। दिस कैन लीड टू द लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, टीबी एक्सेट्रा। बहुत से डिजीजेस हो जाती है। आपने अभी देखा होगा एनिमेशन में कि मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे टी सेल्स को या टी हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारे टी सेल्स या टी हेल्पर सेल्स कोई भी दूसरे सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाते, जिस वजह से होता क्या है कि अगर आपके अंदर में कोई वायरस चले गया, कोई बैक्टीरिया चले गया, तो हमारे कोई भी सेल्स उन चीज के ऊपर में अटैक नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें क्या हो जाता है, उन वायरस की वजह से डिजीजेस हो जाती है। तो यही रीजन होता है कि एड्स में आपको इन्यूमरेबल नंबर ऑफ डिजीजेस हो जाते हैं, जिस वजह से इंसान धीरे धीरे उन डिजीजेस की वजह से ही मर जाता है। ओके सो यही था गाइस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द एड्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इसके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अभी बात करते हैं अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स। सबसे पहली चीज तो गाइस आपको ये ध्यान में रखनी है कि एड्स कैन नॉट बी क्योर्ड, मतलब ये पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर किसी पर्सन को एड्स है तो उसकी लाइफ को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको कुछ और दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन वो एक न एक दिन एड्स की वजह से मरेगा ही मरेगा। तो सबसे अच्छा जो इसके लिए चीज होती है वो होता है इसको प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। पीपल शुड बी एडुकेटेड अबाउट HIV, मतलब लोगों के अंदर में जागरूकता फैलनी चाहिए कि HIV होता किससे है, HIV होता क्यों है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे HIV को रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ओके उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्पोजेबल सिरिंजेस शुड बी यूज्ड जस्ट वंस, मतलब अगर किसी पर्सन को इंजेक्शन लगाई जाती है, अगर किसी पर्सन को सिरिंजेस लगाई जाती है तो उन सिरिंजेस का इस्तेमाल, उन इंजेक्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना चाहिए। उसके बाद उसे डिस्पोज कर देना चाहिए, डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। डबल यूज उसका बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। ओके उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल हैबिट्स शुड बी चेंज्ड इमीडिएटली। इफ अ पर्सन इज हैविंग सेक्स एंड इफ ही इज नॉट यूजिंग प्रॉपर प्रोटेक्शन सो ही शुड स्टार्ट यूजिंग प्रोटेक्शन, मतलब उस पर्सन ने प्रॉपर टाइप के कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी वो सेक्स करता है। तो ओके तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद ब्लड मस्ट बी टेस्टेड बिफोर डोनेटिंग, मतलब कि अगर कोई अपने आप ब्लड डोनेट कर रहा है किसी हेल्दी पर्सन को तो उसका ब्लड प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए बिफोर डोनेटिंग टू द पर्टिकुलर हेल्दी पर्सन। बिकॉज हो क्या सकता है कि इफ अ पर्सन इज हैविंग एड्स तो होगा क्या कि जो हेल्दी पर्सन है उसको भी एड्स हो सकता है। ठीक है उसके बाद रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन, मतलब यहाँ पर रूटीन टेस्टिंग करनी चाहिए किन चीजों के टाइम पे, इफ अ पर्सन इज डोनेटिंग ब्लड, इफ अ पर्सन इज डोनेटिंग ऑर्गन्स, इफ अ पर्सन इज डोनेटिंग सीमेन एंड इफ अ पेशेंट इज अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आप सभी को पता है आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जो आपके ब्लड रहता है उसको फिल्टर किया जाता है, जो काम हमारी किडनी करती है वही काम हीमोडायलिसिस की मशीन करती है। तो वो टाइम पर भी क्या करना चाहिए कि ब्लड की स्क्रीनिंग करनी चाहिए कि क्या जिस ब्लड को हम फिल्टर कर रहे हैं वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। तो ये चीज का भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो यही था गाइस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। अभी अगर हम बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट जो होते हैं गाइस वो दो टेस्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या, ELISA टेस्ट फॉर द HIV, ELISA टेस्ट विच इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसी, और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये टेस्ट की जाती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स मतलब क्या कि अगर उस पर्सन के ब्लड के अंदर में HIV का वायरस चल गया, मतलब उस पर्सन के अंदर में HIV चल गया, इट मींस इट इज नथिंग बट द एंटीजन। तो उसकी बॉडी क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगी। तो उस वेस्टर्न ब्लॉटिंग में उन्हीं एंटीबॉडीज को देखा जाता है कि क्या उसके अंदर में HIV के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है। अगर बनी है तो हाँ कंफर्म हो जाता है कि दैट पर्सन इज HIV पॉजिटिव एंड सेम थिंग इज डन इन द ELISA। गाइस इसके बारे में डिटेल जो रहेगा वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।